एक वक्त था जब भारत के मोबाइल मार्केट का मतलब ही माइक्रोमैक्स था, हर हाथ में, हर घर में। पर आज वो नाम जैसे कहीं खो सा गया है। तो चलिए आज इसी इनक्रेडिबल राइज एंड फॉल की कहानी को समझते हैं। सवाल यही है कि आखिर 3.5 बिलियन डॉलर की एक कंपनी जो करोड़ों लोगों की पसंद थी, वो देखते ही देखते बाजार से गायब कैसे हो गई। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2015 में सैमसंग के ठीक पीछे ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी और 2019 आते आते 90% से ज्यादा बिजनेस खत्म। मतलब अर्श से फर्श तक का ये सफर सिर्फ 4 साल में तय हो गया। अब देखिए, आमतौर पर दो बातें कही जाती हैं। एक कि चीन से आए सस्ते फोन्स ने उन्हें खत्म कर दिया, या फिर कंपनी ने रिसर्च पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं। असली वजह तो कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। इस पूरी कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, इसकी शुरुआत में। और इसकी शुरुआत हुई एक इंसान से, राहुल शर्मा। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाला एक आम इंजीनियर जिसने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। सोचिए, वो जमाना जब इंटरनेट तक नहीं था। तब उन्होंने अपने पिता को एक महंगा कंप्यूटर खरीदने के लिए मनाया और किताबों से C++ सीखी। और बस यहीं से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की दुनिया में उनका सफर शुरू हो गया। साल 2000 के आसपास का वक्त था। देश के छोटे शहरों में PCO बूथ्स का राज था, और इन बूथ्स पर राज था नोकिया का। लोगों के लिए एक दूसरे से बात करने का यही सबसे बड़ा जरिया था। राहुल शर्मा ने यहीं पर एक जबरदस्त मौका देखा। उन्होंने लैंडलाइन की जगह एक सिम बेस्ड PCO फोन बना दिया, जिसने बूथ मालिकों की 4 सबसे बड़ी मुश्किलें एक झटके में हल कर दी। महंगी लैंडलाइन, मुश्किल इंस्टॉलेशन, ज्यादा खर्चा और बार बार की मेंटेनेंस। उन्होंने नोकिया से हाथ मिलाया और बिजनेस तो जैसे आसमान छूने लगा। रेवेन्यू 23 करोड़ तक पहुंच गया। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था कि तभी नोकिया से एक कॉल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नोकिया ने ये बिजनेस बंद करने का फैसला कर लिया था। अब राहुल शर्मा का पूरा स्टॉक, उनकी पूरी फैक्ट्री, सब कुछ दांव पर लग गया था। तब उन्होंने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बना दिया। अगर नोकिया नहीं बेचेगा तो ये फोन हम खुद बेचेंगे, सीधे टेलीकॉम कंपनियों को। इस पहली जीत ने उन्हें वो मूल मंत्र दिया जो आगे चलकर माइक्रोमैक्स की पहचान बना। किसी को कॉपी मत करो, बल्कि भारत की असली समस्याओं का असली हल निकालो। गांवों में घूमते हुए उन्होंने एक बहुत आम सी मुश्किल देखी। बिजली कटौती की वजह से लोग फोन चार्ज नहीं कर पाते थे, और इसी छोटी सी समस्या से निकला माइक्रोमैक्स का पहला मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसा फोन जिसकी बैटरी पूरे 30 दिन चलती थी। लेकिन बाजार ने इस आइडिया को सिरे से नकार दिया। हर डिस्ट्रीब्यूटर का यही कहना था कि भाई, नोकिया के सामने कोई नया ब्रांड नहीं टिकेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। बहुत मुश्किलों के बाद खैर एक डिस्ट्रीब्यूटर मान गया, और नतीजा तो उम्मीद से बिल्कुल परे था। 10,000 फोन की जो पहली खेप थी, वो सिर्फ 10 दिनों के अंदर बिक गई, पूरी तरह सोल्ड आउट। इसके बाद उनकी नज़र बाजार की एक और कमी पर पड़ी। उस वक्त सारे फोन जैसे पुरुषों को ध्यान में रखकर ही बनाए जा रहे थे। तब उन्होंने खास तौर पर महिलाओं के लिए एक बहुत ही स्टाइलिश फोन लॉन्च किया जिसका नाम था ब्लिंग। लेकिन शुरुआत में ये फोन दुकानों में पड़ा रहा, कोई बिक्री नहीं हुई। फिर उन्हें समझ आया कि अरे, लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो बस करवा चौथ के त्योहार पर एक जोरदार टीवी कैंपेन लॉन्च किया गया, और रातों रात ब्लिंग हर किसी की पहली पसंद बन गया। और इन्हीं शुरुआती जीतों ने स्मार्टफोन के दौर का दरवाज़ा खोला और माइक्रोमैक्स को उसकी बुलंदी पर पहुंचा दिया। उनकी जो कैनवस सीरीज थी, वो एक क्रांति की तरह आई। ये इतनी बड़ी सफलता थी कि 2014 तक जो माइक्रोमैक्स कभी नोकिया के लिए पार्ट सप्लाई करता था, वो भारत में नोकिया से भी बड़ा ब्रांड बन चुका था। पैसा और शोहरत का आलम ये था कि हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन उनके ब्रांड एम्बेसडर थे। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स को वो स्पॉन्सर कर रहे थे। 2015 तक कंपनी की वैल्यू $3.5 बिलियन हो चुकी थी। वो अपने शिखर पर थे। और फिर आया साल 2016 का वो एक दिन, जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से माइक्रोमैक्स के अंत की शुरुआत हुई। रिलायंस जियो लॉन्च हुआ। फ्री अनलिमिटेड 4G कॉलिंग और डेटा ने एक ही झटके में पूरे देश को डेटा का भूखा बना दिया। अब हर किसी को 3G नहीं 4G चाहिए था। और इसने माइक्रोमैक्स के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म,
यानी एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिससे बचना नामुमकिन था। एक तरफ उनके गोदामों में पड़े करोड़ों के 3G फोन रातों रात कबाड़ बन गए और दूसरी तरफ चीनी कंपनियां बाजार में सस्ते 4G फोन लेकर तैयार खड़ी थीं। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर $1 बिलियन की कंपनी फटाफट नए 4G फोन क्यों नहीं बना पाई? इसका जवाब ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के एक ऐसे गहरे सच में छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। असल में ये मामला पैसे का था ही नहीं, ये मामला था पहुंच का। देखिए, दुनिया में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी बनती है, जैसे कि 4G चिपसेट या कैमरा सेंसर, तो उसे खरीदने का पहला हक दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पुराने ब्रांड्स को मिलता है। माइक्रोमैक्स के पास अरबों रुपए थे, लेकिन वो एडवांस 4G फोन बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स खरीद ही नहीं सके। उन्हें उस सप्लाई चेन से ही बाहर कर दिया गया और इसी वजह से वो इनोवेशन की रेस में ऐसे पिछड़े कि अपना 90% मार्केट शेयर खो बैठे। माइक्रोमैक्स की कहानी अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, जहां पूरी सप्लाई चेन पर कुछ ही ग्लोबल कंपनियों का कब्जा हो, क्या कोई लोकल चैंपियन सच में ये ग्लोबल लड़ाई जीत सकता है?